तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है कि बच्चे के इलाज में क्या होना चाहिए। तो जब मैंने लखनऊ में एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर सेट किया या शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो बच्चों में इलाज हो रहा है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इलाज हो रहा है या फिर स्पीच थेरेपी का इलाज हो रहा है। तो 1.5 साल तक हमने करीब 550 बच्चों को इस स्टडी में इंक्लूड किया, जिसमें हमने ये देखा कि जो सबसे बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और जो सबसे बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो क्या करते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया कि पेरेंट्स को ये बोला गया कि बच्चे में स्पीच को लाना है, और इसमें स्पीच लाने के लिए वो बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि ABA मेथड भी यूज़ करते हैं, मतलब अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो मैंने भी इसको 1.5 साल तक बच्चों में इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कराया, और मैंने ये देखा कि जो बच्चे स्पीच सेशंस ले रहे हैं, पहले वो स्पीच थेरेपिस्ट चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव ना रहे, थोड़ा सा बैठने लगे। तो जो पेरेंट्स हैं वो भी इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई सिटिंग बिहेवियर आ जाए और बच्चा जो है वो थोड़ा हाइपर एक्टिव से कम हाइपर एक्टिव हो जाए। फिर हम उनको एक एक चीज़ करके हर चीज़ जो है वो बार बार बोल के, या जिसे कहते हैं रटवा के कुछ सिखा सकते हैं। मैंने भी किया। मैंने ये देखा कि देखिए, बच्चे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कर रहे हैं उससे थोड़े शांत हो जाते हैं, और जो भी सेंसरी इश्यूज़ हैं वो थोड़ी बेटर हो जाती हैं, मगर छोड़ने पे फिर से वैसे हो जाते थे। और जो स्पीच थेरेपी है वो स्पीच तो सिखा रही है, बट कम्युनिकेशन वैसा नहीं आ रहा जैसे वो कनेक्शन में आना चाहिए। तो जब लाइफ में बच्चे को बाद में इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, तो फिर वो कम्युनिकेशन, वो बच्चे का जो इंडिपेंडेंट लाइफ स्किल्स है, अगर नहीं आया तो फिर कुछ उसका फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो काम कर रही है और फिर नहीं काम कर रही है। तो जो मैंने देखा वो ये देखा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा मसाज हो रहे हैं और बहुत तरीके से मसाज हो रहे हैं, और मसाज करके बच्चे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर किस चीज़ से रिलैक्स हो जाते हैं और क्यों ऐसा होता है, इस पे और भी काम हुआ, जो मैं आगे बताऊंगा कि रिज़ल्ट वाले सेक्शन में कि ऑटिज़म में रिज़ल्ट क्या है। बट मुझे ये समझ में आया कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंडिया में हो रही है वो यूके में नहीं हो रही है। और मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि भाई यूके में क्यों नहीं कर रहे अगर इंडिया में इतना अच्छा इसका वो है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। तो मैंने कहा एविडेंस बेस्ड नहीं है तो इस पर स्टडी कर लेते हैं और इसको देखते हैं। बट जब मैंने लॉन्ग टर्म फॉलोअप किया उन बच्चों का, तो मैंने देखा कि सिर्फ सेंसरी करने से बच्चों में लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ नहीं हो रहा है। बच्चे थोड़े से सिम्टम रिजॉल्व होता है। तो मुझे ये समझ में आया कि ऑटिज़म में एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा होती है, बच्चे बहुत एंशियस रहते हैं। तो उसमें जब आप बार बार बच्चे का मसाज और वो सब कर रहे हैं तो एंग्जाइटी थोड़ी कम तो हो जाती है, बट बिना प्राइमरी कॉज को ठीक किए, बिना अंडरस्टैंडिंग को ठीक किए एंग्जाइटी नहीं बढ़ती। जैसे मान लीजिए मैं जिस कमरे में हूँ वहाँ पे एक शेर बैठा हुआ है, तो मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि यहाँ से शेर बैठा हुआ है। तो अगर कोई मसाज करे और मैं सो जाऊँ, शेर तो फिर भी बैठा रहेगा। तो जब मसाज बंद होगा, जब मैं फिर से शेर देखूंगा तो फिर से एंग्शियस हो जाऊंगा, सिम्टम्स फिर से आ जाएंगे। या एक सिम्टम जाएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। तो मुझे समझ में आया कि जब तक बच्चे की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती है तब तक किसी भी तरीके से हम एंग्जाइटी दूर नहीं कर सकते, और हम लोग बस सिम्टम का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसलिए जो प्रोसेस या जो प्रोटोकॉल हम यहाँ पे करते हैं उसमें हमारा फोकस ये नहीं है कि बच्चा कुछ बोलना सीख ले या बैठना सीख ले या उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए या स्कूल जाने लगे, क्योंकि आप बहुत प्रेशर में हैं कि हमारा बच्चा 4 साल 5 साल 6 साल जितने भी साल का है या तो स्कूल नहीं जा रहा या स्कूल में सेटल नहीं हो रहा। बट इस प्रोग्राम में आने से पहले आपको ये सोचना है कि नहीं, हमारा बच्चा, हम सिम्टम मैनेज करेंगे तो ठीक नहीं होगा। हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे किस किस एरिया में पीछे जा रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं कि सिम्टम का ट्रीटमेंट या कॉज का ट्रीटमेंट, तो अगर बच्चा 5 साल का है मगर उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली अगर 1 साल के बच्चे की है, तो
जब तक वो अंडरस्टैंडिंग 1 साल के बच्चे के बराबर से बढ़ के 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं आती है हर चीज़ों में, तब तक आप बच्चे से वो रिज़ल्ट नहीं पा सकते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि कोई चीज़ अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दी जाए तो फिर बाद में बहुत ही अच्छी इमारत बनती है उस पर। तो हमारे यहाँ पे जो भी सेशंस होंगे या जो भी यहाँ पे इंटरवेंशंस होंगे वो कॉज पे होता है और सिम्टम्स पे हम उतना फोकस नहीं करते। हमारा ये मानना है कि अगर कॉज के ऊपर इंटरवेंशन किया जाए तो बच्चे में लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आते हैं। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हम लोगों ने ठीक किए हैं या जिनके साथ हमने काम किया है, हमारा यही प्रिंसिपल रहा है कि हम लोग सिम्टम का ट्रीटमेंट जैसे हाइपर एक्टिविटी के लिए दवाइयाँ या मसाज या फिर सिर्फ बोलने का इलाज जिसमें ABA सेशंस या स्पीच के लिए बार बार वही चीज़ें बुलवा के बच्चे को सिखाना, उस पर हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि बच्चा कनेक्ट हो जाए आसपास की चीज़ों से, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और अगर बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है तो उसको एक्सप्रेस कर पाए। इन्हीं एरियाज़ पे काम करके ही ऑटिज़म में बच्चों में लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट लाया जा सकता है। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि क्या आपके बच्चे को एक टिपिकल ऑटिज़म है जो कहीं ना कहीं फैमिलियल था, फैमिली में रहा होगा और आपके बच्चे में ज़्यादा सीवियरिटी के कारण प्रेजेंट कर गया, या कुछ और बात थी। तो ऑटिज़म जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम है। मतलब अगर बच्चे में बोलने की समस्या है, आसपास के लोगों से कनेक्ट करने की समस्या है और बच्चे कुछ चीज़ें बहुत ख़ास पसंद करते हैं, तो उसको ऑटिज़म बोला जा सकता है। बहुत समय में ये समस्या ब्रेन में डैमेज के बाद भी हो सकती है, या फिर बच्चे में ग्लोबल डिले है किसी क्रोमोसोम के कारण या किसी जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण, और ग्लोबल डिले से बच्चे के हर एरिया में प्रॉब्लम है मगर ऑटिज़म के फीचर्स भी दिखते हैं। या फिर बच्चे को सीजर्स आ रहे हैं और नाइट टाइम सीजर्स आ रहे हैं, ब्रेन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बच्चे को काफ़ी समस्या और भी हैं मगर ऑटिज़म के फीचर्स भी हैं। तो अगर बच्चे में प्राइमरी प्रॉब्लम है कुछ, जैसे ब्रेन डैमेज है या कोई और क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑटिस्टिक फीचर हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। और अगर बच्चे में एक प्लेन टिपिकल ऑटिज़म है तो वो अलग चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि दोनों में इलाज अलग है। कुछ में हम दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं जो प्राइमरी कॉज को ठीक कर सकती हैं, और दूसरा दोनों की प्रोग्नोसिस अलग है। प्रोग्नोसिस का मतलब है कि आपके बच्चे में 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। तो जिनके बच्चों में ब्रेन डैमेज के साथ ऑटिज़म फीचर हैं उनके बच्चों में प्रोग्नोसिस अलग है, और जिनके बच्चों में ब्रेन डैमेज के साथ नहीं, सिर्फ प्राइमरी टिपिकल ऑटिज़म है, उनके में प्रोग्नोसिस अलग है। तो ये चीज़ जब आप डॉक्टर को देखते हैं तो आपको उनसे पूछना है कि क्या मेरे बच्चे में टिपिकल ऑटिज़म है या मेरे बच्चे में कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऑटिज़म के फीचर दिख रहे हैं। और दोनों ही केसेस में ट्रीटमेंट भी अलग है और दोनों ही केसेस में बच्चे का जो आउटकम है कुछ साल बाद वो अलग अलग आता है। तो इस बात को आप समझ लें, डायग्नोसिस के सेक्शन में समझ लें, और अगर आपको अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है तो आपने डॉक्टर से इस बारे में पूछ सकते हैं। इस सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कि ऑटिज़म में रिज़ल्ट का मतलब क्या है। जो बच्चे हमारे पास अर्ली प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, ज़्यादातर वो स्पीच डिले से प्रेजेंट कर रहे हैं। आप जब कोई भी इंटरवेंशन करते हैं तो बच्चे थोड़ी सी स्पीच अगर सीखने लगें तो क्या वो रिज़ल्ट है, या उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई है, वो एक जगह बैठना शुरू कर दिए हैं, या वो रिज़ल्ट है? मेरे ख्याल से रिज़ल्ट वो है अगर वो ऐसे हो पाएँ कि नॉर्मल समाज में इंटीग्रेट हो पाएँ, वो नंबर 1 रिज़ल्ट है। नंबर 2 रिज़ल्ट ये है कि अगर उन बच्चों में जो खासियत है, जो विशेषता है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, अगर उसको वो अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएँ तो वो भी एक रिज़ल्ट है। तो जो भी इंटरवेंशंस होते हैं
उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि बच्चा जो है वो बाद में डिसेबल्ड ना हो, वो लाइफ के नॉर्मल एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट पाए, कंफर्टेबल पाए, और साथ में उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ कर पाए। बहुत सारे बच्चे जिनको ऑटिज़म होता है वो विजुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, मतलब वो छोटी से छोटी चीज़ देख लेते हैं। उनको कभी कभी कोई चीज़ बहुत अच्छे से करने की आदत है, तो सफाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चीज़ें रख रहे हैं तो बहुत ऑर्डर में रख रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनको अगर सही तरीके से इनकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो ठीक करी जाएं तो बाद में बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। तो जीनियस लेन में हमने सिर्फ इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा है। और जैसे मैंने बोला कि जो सिम्टम है, जैसे बोलना, बैठना या जो चीज़ें करना जिससे बच्चे स्कूल में एडजस्ट हो जाएं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चे की फाउंडेशन जहाँ पे वीक है वो पूरी तरीके से उसको फिलअप किया जाए, बच्चे की समझ बढ़ाई जाए। बच्चे में बाद में जो प्रॉब्लम्स आती है वो एंग्जाइटी को लेके आती है। अगर बच्चा एंग्शियस है तो बाद में कितना भी कैपेबल हो वो समाज में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जो स्पीच की प्रॉब्लम है वो बाद में एंग्जाइटी की वजह से रहती है, जिससे बच्चे या तो थोड़ा धीरे बोलते हैं या थोड़ा तेज़ बोलते हैं, या किसी से बात करते हैं किसी से नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और दुनियादारी की बातें उतनी नहीं समझते हैं। तो जो भी इंटरवेंशन है वो ये होना चाहिए कि ये सारे एरियाज़ जहाँ उस बच्चे के गैप हैं वो फिलअप कर दिए जाएं, साथ में उसका कॉन्फिडेंस और जो टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे वो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हो। तो इस पूरे प्रोग्राम को हमने ऐसे ही डेवलप किया है कि जो बच्चा आता है तो बच्चा जिस जिस एरिया में पीछे है उस एरियाज़ के इंटरवेंशन, उसकी फाउंडेशन हम बनाना शुरू करते हैं, और उसकी वजह से जो रिज़ल्ट आता है वो कभी पीछे नहीं जाता। और अगर हम सिर्फ सिम्टम को फिलअप करें, मतलब बच्चा कुछ बोलने लगे या बच्चा सिर्फ जो ठीक से बैठने लगे, जब उसकी एंग्जाइटी बढ़ेगी नए एनवायरनमेंट में तो वो रिज़ल्ट फिर ख़त्म हो जाता है। तो हमारी यही कोशिश है कि जो बच्चे की फाउंडेशन है उसको हम बिल्कुल अच्छे से वर्कआउट करें, और आगे वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो ऑटिज़म में लैकिंग एरियाज़ हैं, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो ऑटिज़म में स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं, और कैसे हमने लैकिंग एरियाज़ को बेहतर करते हुए स्ट्रेंथ पे इम्प्रूवमेंट अभी तक लाई है, और कैसे आपके बच्चे में उस एरियाज़ में इंटरवेंशन दिए जाएंगे। थैंक यू। इस सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ऑटिज़म में क्या रिज़ल्ट होता है। तो देखिए, जो डेटा हमारे सामने अभी अवेलेबल है 2019 में, उसमें जो इंटरवेंशंस हैं उसमें सिर्फ 10 से 15% बच्चे ही नॉर्मल लाइफ में इंटीग्रेट हो पाते हैं। तो बोला जाता है कि उनमें ऑटिज़म बहुत माइल्ड था और इसलिए वो बेहतर हो गए, और उनका आईक्यू बहुत अच्छा था इसलिए वो बेहतर हो गए। और 80 to 85% बच्चे बेहतर नहीं होते हैं। तो जो बेहतर नहीं होते उनमें क्या होता है, वो बोलने लगते हैं मगर वो सही जगह सही बात नहीं बोलते हैं, नॉर्मल लाइफ में इंटीग्रेट नहीं हो पाते, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनमें एंग्जाइटी और ऑब्सेशन बहुत बढ़ जाता है। एंग्जाइटी का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई भी एनवायरनमेंट, किसी भी तरीके से अगर उनको उस बात से परेशानी हो रही है तो या तो वो आवाज़ें निकालने लगते हैं, या तो उस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं, उस चीज़ से अलग होने लगते हैं, उनके बॉडी को वो टेंस करने लगते हैं, हाथ से फ्लैप करने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बिहेवियर में करते हैं जो ऑड लगती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्या तो अपने कपड़े खोलने लगते हैं। तो पेरेंट्स इस बात से बहुत परेशान होते हैं और वो सोचते हैं कि बस जैसे करके ये सिम्टम छूट जाए। उसके साथ साथ उनमें ऑब्सेसिव बिहेवियर शुरू हो जाता है। ऑब्सेशन का मतलब या तो कोई चीज़ बहुत पसंद करना, बार बार करते रहना, और उसी का उल्टे में एंग्जाइटी में कोई भी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करना, एकदम भी नहीं करना,
छोटी से छोटी चीज़ जैसे नहाना या ब्रश करना भी बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों में नए नए बिहेवियर आते रहते हैं। तो मैंने ये देखा कि जो भी इंटरवेंशन सिर्फ बिहेवियर पर टारगेट कर रहा है या एबिलिटी पे टारगेट कर रहा है, मतलब जो चीज़ें बच्चों को बुलवाने के लिए हो रही हैं या हाइपर एक्टिविटी कम करने के लिए हो रही हैं, उससे बच्चे को आराम तो मिलता है, बट लॉन्ग टर्म में किसी और तरीके से वो बिहेवियर वापस आ सकता है, किसी और तरीके से वो बिहेवियर फिर सरफेस कर जाता है। तो लॉन्ग टर्म में ये होता है कि आप एक स्टेप आगे गए, फिर 2 स्टेप पीछे गए, फिर एक स्टेप आगे गए, फिर 2 स्टेप पीछे गए। इसलिए जो इंटरवेंशन प्रोग्राम है, अगर उसमें हम एबिलिटी के लिए ज़्यादा परेशान मत हों। और पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो पेरेंट्स बहुत एंग्शियस रहते हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, एबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वो ऐसी कंडीशंस में देखा जाता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप ही एंग्शियस हैं, अगर आप ही परेशान हैं, तो बच्चा भी और भी एंग्शियस होगा। बच्चा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मगर अगर आप बच्चे के साथ अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आप बच्चे को आप परेशान नहीं है, छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं वो कनेक्ट करके बच्चा सीख रहा है, उसकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को नहीं आती। तो फाइनली जो देखा जाता है कि बच्चे में अगर बहुत एंग्जाइटी और ऑब्सेशन है, तो ये साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है। उसमें बच्चे को दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और जो दवाइयाँ हैं वो एंटी साइकोटिक भी हो सकती हैं, एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, बहुत सारी दवाइयाँ बच्चे में जब शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहाँ से वापस मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चों में जिनमें ऑटिज़म होता है, बड़े होके उनमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का ज़्यादा इंसिडेंट रहता है, जैसे सिजोफ्रेनिया, और कुछ बीमारियां जो हैं वो बच्चों में आती हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जेनेटिक है, और ऐसा बोला जाता है कि जितना सीवियर होगा उतनी प्रॉब्लम्स बाद में होगी, इसमें कुछ कर नहीं सकते। बट हमारा जो यहाँ पे इंटरवेंशन प्रोग्राम है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें डेफिशिएंसी हैं अंडरस्टैंडिंग की, डेफिशिएंसी हैं अपने आसपास की जो उससे कनेक्ट नहीं हो पाने की। और एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, आसपास की जो से कनेक्शन बढ़ा, तो बच्चे में बाद में एंग्जाइटी नहीं आएगी। अगर बच्चे में एंग्जाइटी नहीं आई, ऑब्सेसिव बिहेवियर नहीं आया, तो वही बच्चा बाद में मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों पे हमने ये पूरे प्रोग्राम को बनाया है, जिसका पर्पस है कि जो बच्चे यहाँ पे इंटरवेंशन ले रहे हैं, अगर वो 5 साल के पहले प्रेजेंट किए हैं या एज अर्ली एज पॉसिबल प्रेजेंट किए हैं, तो क्या हम लॉन्ग टर्म में उनमें डिसेबिलिटी फैक्टर्स हैं, जो एंग्जाइटी और ऑब्सेशन हैं, जो सेल्फ एंगेजमेंट है, मतलब अपने में रहना, एंग्शियस रहना, ऑब्सेसिव बिहेवियर होना, अगर वो कम करें तो क्या वो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो पाता है कि नहीं। तो अभी हमने देखा है कि अबाउट 60 to 70% बच्चे जो हमने इंटरवेंशन दिए हैं वो मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट हो पाए हैं। और ज़्यादातर इंटरवेंशन के साथ साथ होम एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके बच्चे में ऑटिज़म है, तो सबसे पहले आप एक क्विक फिक्स खोजना बंद कर दीजिए, क्योंकि क्विक फिक्स कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ आप ये भी सोचें कि हाँ, मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, अब आपको करना क्या है, घर में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो आगे प्रोग्राम में आपको बताई जाएंगी। आप उसको फॉलो करें, क्योंकि उसको फॉलो करके हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों में अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। और यही जो चीज़ें हैं वो यूनाइटेड किंगडम में, यूके में हो रही हैं। तो आप निश्चिंत होकर इस प्रोग्राम को फॉलो करें और अपने बच्चे में जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं उसकी तरफ आगे बढ़ें। थैंक यू। बच्चों में डायग्नोसिस के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो असेसमेंट हो रहा है उससे ये क्लियरली पता चले कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ कि हम इस चीज़ को कैसे करते हैं। और ये हमारा एक्सक्लूसिव सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ हमारे पास है, जिसके थ्रू हम बच्चों में ये काम करते हैं। तो इस बच्चे की ये रिपोर्ट है जो 2019 जून की रिपोर्ट है।
और इसमें हम देखेंगे कि बच्चे की जो रिपोर्ट है वो बच्चे की क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बच्चे की एज इस लाइन में दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 5 इयर्स के करीब है, मगर उसकी जो लिसनिंग है, लिसनिंग यहाँ पे देखिए 4 मंथ्स के बराबर के बच्चे की है। और उसकी जो सेल्फ केयर है, मतलब अपना काम खुद कर पाने की क्षमता, वो 36 मंथ्स यानी 3 साल के बच्चे के बराबर है। उसकी इमेजिनेशन इसमें अच्छी आई है, मतलब उसका जो पोटेंशियल है इमेजिनेशन का वो अच्छा है, मगर वो बच्चा सुन नहीं रहा है। और उसकी जो स्पीच है वो बोल रहा है, 3 साल के बच्चे के बराबर बोल रहा है, मगर वो सुन नहीं रहा है। और MFB का मतलब है मैनेजिंग फीलिंग एंड बिहेवियर, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाने में वो 8 महीने के बच्चे के बराबर है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो इस रिपोर्ट में आई है। इसके साथ साथ उस बच्चे में कितनी एंग्जाइटी, उसकी ऑब्सेसिव फीचर्स और वो अपने अपने में एंगेज जितना रहता है वो यहाँ पे आया है। तो हम जब बच्चे की असेसमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो सिर्फ स्पीच से रिलेटेड है, और काफ़ी मिल जाती है जो बिहेवियर से रिलेटेड है। उसके बाद बच्चे की अटेंशन स्पैन, उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी एरिया में ये बच्चा हालांकि 4 to 5 इयर्स का है, मगर वो 1 to 2 इयर्स पे फंक्शन कर रहा है। अब हम इस बच्चे की वीडियो देखेंगे कि इस वीडियो के, इस रिपोर्ट के अनुसार ये वीडियो में क्या क्या चीज़ें कर रहा है। बत्तख रानी कूद के देखो कितना पानी, उजले उजले पंख तुम्हारे, पीली पीली, इधर देखेंगे, पीली पीली चोंच तुम्हारी, तुम करती रहती कितना पानी, अब कौन करेंगे? रोली पोली इन इन इन, रोली पोली आउट आउट आउट, रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन, रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 साल का बच्चा है, क्योंकि ये 1.5 साल पुरानी वीडियो है। और इसमें अगर आप देखें तो हालांकि बच्चा बोल रहा है और माँ जो बोल रही है वो कभी कभी फॉलो भी कर रहा है, बट अगर आप देखें तो कई बार बच्चा माँ की तरफ देख नहीं रहा है, वो इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ बोलने की नहीं है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे कम्युनिकेशन की है कि बच्चा जो है वो बात समझ के, माँ की बात समझ के बोल पा रहा है कि नहीं, और देख के बात कर पा रहा है कि नहीं। और अगर देखा जाए तो इसी को हम कनेक्शन कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी माँ से कितना कनेक्टेड है, एनवायरनमेंट से कितना कनेक्टेड है। तो इस वीडियो से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो बच्चा है वो उस समय कैसा है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिपोर्ट में आनी चाहिए, और उसी के हिसाब से आपको प्रोग्राम मिलना चाहिए ताकि बच्चा जिन एरियाज़ में पीछे है उस एरियाज़ को हम आगे कर सकें और बच्चे में एक सब्सटेंशियल चेंज आ सके। ये सेकेंड वीडियो आप देख रहे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट पे है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो शुरू में बच्चा जो है वो मदर के बोलने पे देख नहीं रहा है, फिर धीरे धीरे करके बच्चा कनेक्ट हो रहा है और मदर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। फिर बच्चा थोड़ा सा एंग्शियस अपसेट हो रहा है तो मदर के बाल भी खींच रहा है पीछे से, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ब्लैंक भी हो जा रहा है। तो जैसे जैसे बच्चे इम्प्रूव करने लगते हैं, अब इनकी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें इस समय ये क्या कर रहे थे। तो बच्चे जिस भी स्टेज में रहेंगे, जिस भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में रहेंगे, रिपोर्ट से वो कोलैबोरेट हो जाता है कि हाँ रिपोर्ट में ये हो रहा है। आइए इनकी रिपोर्ट देखते हैं। तो ये इनकी जून की रिपोर्ट है जो अप्रॉक्सीमेटली 9 महीने बाद देखा गया। तो उसमें देखा जा रहा है कि बच्चे की लिसनिंग इम्प्रूव हुई है, हालांकि अप टू द मार्क नहीं है मगर काफ़ी इम्प्रूव हुई है।
और उसकी मैनेजिंग फीलिंग भी इम्प्रूव हुई है। स्पीच यानी बोलने में उसने प्रोग्रेस नहीं की है, बट लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग में बच्चे की इम्प्रूवमेंट है, जो दिख रही है कि बच्चा जो है वो मोर कनेक्टेड है। अभी भी बच्चा अपने अपने में बहुत एंगेज्ड है, तो इसका सेल्फ एंगेजमेंट स्कोर जो है वो काफ़ी हाई आया है। और बाकी सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलके बच्चे की रिपोर्ट बनी, जो नए ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही है। तो असेसमेंट हमारा ऐसा है कि बच्चा जैसा है उसकी रिफ्लेक्शन रिपोर्ट में आती है, और उसी के हिसाब से बच्चे के इंटरवेंशन प्लान होते हैं, और सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एल्गोरिदम से लग के पेरेंट्स को और स्टाफ को मिल जाती है। अब देखते हैं इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये उसी बच्चे की रिपोर्ट है, और आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ में बच्चे ने इम्प्रूवमेंट कर ली है। उसकी लिसनिंग, क्योंकि वो सुन रहा है, समझ रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, स्पीकिंग 40 मंथ्स तक आ गई है। और जब बच्चे में हर एरिया में इम्प्रूवमेंट होती है, जब नीचे के सारे गैप्स फिलअप हो जाते हैं, तभी उनका बिहेवियर नॉर्मल लगता है। अगर उनके सारे गैप्स फिलअप नहीं हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, अगर उनका होम प्रोग्राम सही से नहीं चल रहा है, तो हम कह ही नहीं सकते कि बाद में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे की एंग्जाइटी और ऑब्सेशन काफ़ी कम है। अभी भी बच्चा थोड़ा सा सेल्फ एंगेज्ड हो रहा है, बट वो चीज़ पे हम लोगों को एड्रेस करना है, और उस पर एड्रेस हम लोग कर रहे हैं। बट जो इम्प्रूवमेंट है वो रिपोर्ट में दिखनी चाहिए, और वो बच्चे के बिहेवियर से कोइंसाइड करनी चाहिए। और जब ये सारे एरियाज़ नीचे से फिलअप हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, तो फिर ऑटिज़म की काफ़ी सारी समस्याएं पता भी नहीं चलती कि वो थी, और बच्चा जो है वो लाइफ के लिए रेडी हो जाता है। यही है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का मतलब, यही है मतलब असेसमेंट करने का, और यही है मतलब आईबैक का। आईबैक का मतलब है कि इंटरवेंशन बेस्ड ऑन असेसमेंट, मतलब असेसमेंट अगर हो रही है तो उसी के हिसाब से इंटरवेंशन निकले, जिससे कि हर बच्चे में अलग चीज़ करी जा सके, जो उनकी नीड्स के हिसाब से है, जो उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से है। Rectangle. Very good, Shaura. Circle. Very good. Square. Very good. Triangle. Very good, Shaura. Triangle. Triangle. And Square. Triangle. very good. Rectangle. Very good. Pentagon. Hexagon. Shaura, hexagon. Hexagon. Very good. Star. Star. And Now, semicircle. Heart. Semicircle. Oval. very good. Diamond. Pentagon. Square. Very good.